आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑफ ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज गौरव, वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को सेक्शन 4 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में बताया गया। उसमें ये बताया गया ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यानी एक तरह का प्रोमिस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेकर के द्वारा। जिसमें मेकर क्या करता है? प्रोमिस करता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए, और या तो उस पर्सन को जिससे पैसा ले उसको, या जिससे पैसा लिया अगर वो ऑर्डर करता है कि मुझे ना दे के किसी और पर्सन को दे दीजिए, तो उसकी बात कर रहा है टू द ऑर्डर, और या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बट आरबीआई एक्ट अलाउ ही नहीं करता बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल दे रखे प्रोमिसरी नोट के कि कौन सा प्रोमिसरी नोट हो सकता है। जैसे कि मिस्टर गौरव है, उसने कोई इंस्ट्रूमेंट साइन किए हैं। अब एक इंस्ट्रूमेंट में उसने ये लिख दिया कि आई प्रोमिस टू पे संजय 1500। ये प्रोमिसरी नोट है। हाँ, ये प्रोमिसरी नोट है। वो प्रोमिस कर रहा है कि मेरे को संजय को 1500 रुपये देने हैं और मैं पे करूँगा, तो ये प्रोमिसरी नोट है। बट सेकंड इंस्ट्रूमेंट में उसने कहा आई ओ यू 1500 रुपीज़, यानी मतलब क्या है इस बात का कि मैंने तुमसे 1500 रुपये लिए हैं, पेमेंट करने की बात नहीं हो रही, और किसको देनी है सर्टेन पर्सन की भी बात नहीं हो रही, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है प्रोमिसरी नोट में, कौन कौन सी होती है? हमने कहा पार्टीज होती हैं, एक मेकर भी होता है जो इस प्रोमिसरी नोट को बनाता है, पेई होता है जिसको ये पैसे मिलेंगे, पेबल हो सकते हैं। होल्डर, होल्डर का जो उस प्रोमिसरी नोट को होल्ड करेगा वो पेई भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। और एंडोर्सर, जो एंडोर्सर कौन होगा? जो इस प्रोमिसरी नोट को ट्रांसफर करता है उसको एंडोर्सर कहते हैं। और एंडोर्सिंग है, ट्रांसफर किया है प्रोमिसरी नोट, और जिसने रिसीव किया उस प्रोमिसरी नोट को उसको एंडोर्सी कहते हैं। फिर एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें प्रोमिसरी नोट में जो हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला बात है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। जो भी प्रोमिसरी नोट होता है वो हमारा राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात करें, वो जो प्रोमिस की बात है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। कोई कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फुलफिल नहीं की जा सके, अनकंडीशनल होना चाहिए। नहीं, अब क्या कहते हैं कि जो मेकर है वो इस प्रोमिसरी नोट को साइन करेगा। और फिर ई पॉइंट में हमने लिखा कि जो मेकर है और जो पेई है मस्ट बी सर्टेन पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा जो पेमेंट की जा रही है ना वो भी सर्टेन होनी चाहिए और लीगल मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि आपको प्रोमिसरी नोट आप बनाओगे ना, प्लेस और डेट मेंशन जरूर कर लेना। अगर हम प्लेस और डेट मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिडेट हो गया, ऐसा नहीं है। हम ये मान लेंगे जिस दिन ये प्रोमिसरी नोट डिलीवर हुआ है वही उसकी डेट है, डीम टू बी डेटेड ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी मान लेंगे। और ये क्या है? स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प के साथ साथ ये बताया गया है इसको जो स्टैम्प है वो कैंसिल की जाए मेकर की सिग्नेचर या इनिशियल से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है उसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लोज 21 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अंदर बताया गया। सीधा कहा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट? जिसके ऊपर ना कोर्ट फीस नहीं लगती, वो वाले इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। जो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एम्पावर करता है स्पेसिफाइड पर्सन को। किस चीज़ के लिए एम्पावर कर रहा है? कोई काम करने के लिए। किसके लिए? जिसने इस पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट किया है उसके लिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। पहला है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। अगर जनरल पर्पस के लिए आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे कि रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन को, ठीक है, कोई परफॉर्मिंग अ मोर देन वन एक्ट। अब परफॉर्मिंग अ मोर देन वन एक्ट की बात कर रहे हैं ना, यानी एक से ज़्यादा जो काम कर रहे हैं मगर रिलेटेड नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। फिर है स्पेशल बोल लो या फिर पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी। वो अगर पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जा रही है किस पर्पज़ के लिए? एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए, तो है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। अब स्पेसिफिक एक्ट क्या होता है? स्पेसिफिक एक्ट को बताया गया है कि एक स्पेसिफिक एक्ट किसी स्पेसिफिक एक्ट को या फिर एक्ट्स को, यानी एक से ज़्यादा काम है और एक से ज़्यादा काम को आप इकट्ठे कर दोगे तो एक जुडिशियल ट्रांजैक्शन बन जाती है। फॉर एग्जांपल कि आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो उसमें लेके आना कि बायर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन का, जो भी म्यूनसिपैलिटी कमेटी में जाना, ये सारे सारे काम हैं, उन सबको आप कंबाइन कर दोगे, किसी को ऑथराइज कर दो कि ये काम करना है। इतने सारे काम हैं बट हो क्या रहा है? एक पर्टिकुलर एक ही काम हो रहा है कि सेल हो रही है प्रॉपर्टी, ये। फिर है रिवोकेबल और इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी। रिवोकेबल और इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी क्या है? अब वैसे जनरली ना जितनी भी पावर ऑफ अटर्नी बनती है ना वो रिवोकेबल होती है। यानी रिवोकेबल का मतलब क्या है? जो इस पावर ऑफ अटर्नी को बनाएगा ना वो उसको रिवोक सकता है
जब चाहे जब भी उसका मन करे वो रिवोक कर सकता है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ हो गया है। बट इरोवेकेबल पावर ऑफ अटर्नी ऐसा होता है कि अगर ऐसी पावर ऑफ अटर्नी बना दी जाए जिसका बेनिफिट या जिसमें इंटरेस्ट जो है डोनी का भी है, तो उस पावर ऑफ अटर्नी को इरोवेकेबल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है। जैसे कि अब देखो, जनरली जो इरोवेकेबल पावर ऑफ अटर्नी होती है वो डोनर अपने डिसीजन से रिवोक कर सकता है। बट अगर ऐसी कोई पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं जिसमें डोनी का ही इंटरेस्ट हो उस पावर ऑफ अटर्नी में, ऐसी इरोवेकेबल पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। इस तरह की जो भी पावर ऑफ वो इरोवेकेबल पावर ऑफ अटर्नी होती है। अभी इस तरह की जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, मोस्टली इन केस वो बनाई जाती है जब फाइनेंशियल कंपनी होती है, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, वो कंपनी को लोन देती है, उस केसेस में बनाई जाती है ये इस तरह की। और जो ये पावर ऑफ अटर्नी होती है ना इरोवेकेबल, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हु कैन एग्जीक्यूट द पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? भाई एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन कर सकता है? जो कॉम्पिटेंट होगा, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, वो एग्जीक्यूट कर सकता। अब किसके फेवर में कर रहा है, यानी पहले तो डोनी की बात कर दी कि जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है करेगा, ये तो डोनर की बात होगी। अब डोनी कैसा होना चाहिए? सीधा कहा जी, वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 5 बताता है कि जो पावर ऑफ अटर्नी है ना है, वो मैरिड वुमेन भी एग्जीक्यूट कर सकती है। जब वो मैरिड वुमेन बनाएगी पावर ऑफ अटर्नी, हम ऐसे ट्रीट करेंगे वो कि एक तरह की अनमैरिड वुमेन है, ठीक है। फिर कुछ नोटिंग पॉइंट है उसमें, सेक्शन 2 ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 में बताया गया। इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें सिंपल सी बात ये बोली गई, जो भी काम डोनी करता है, किसी तरह की रिप्रेजेंट करना, इंस्ट्रूमेंट साइन करना, जो भी है, हम ये मान लेंगे ये सारा काम कौन कर रहा है? डोनर कर रहा है। इसलिए लिखा गया है प्रोवाइड्स द सिग्नेचर ऑफ द एजेंट, एजेंट क्या है? डोनी है, विल बी डीम्ड टू बी द सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? डोनर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस केस में अगर आपने एक्सप्रेसली बताया नहीं है ना कि पर्सन को ज्वाइंटली काम करना है या सेपरेटली अलग अलग तरीके से काम करना है, तो हम मान लेंगे कि इस काम को करने के लिए, जिस पर्पज़ के लिए एग्जीक्यूट किया गया है, उनको ज्वाइंटली काम करना है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। अगर जनरली देखा जाए ना, अगर जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, अगर आप जब एक्सप्रेसली नहीं बताओगे कि हाँ भी ये इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद डिटरमाइन कर देना, ख़त्म कर देना इस पावर ऑफ अटर्नी को, नहीं बताओगे तो चलती रहेगी। बट जैसे कि एक बात बोला गया है, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, वो कंटिन्यू इन्फोर्स, यानी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक क्या हो, एक्सप्रेसली इसको रिवोक ना किया जाए या फिर दोनों पार्टीज़ की डेथ ना हो जाए इसमें। और अगर कंपनी का केस है, अगर कंपनी ने कोई पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की गई है, कब होगा? जब वो वाइंडिंग का प्रोसेस में चली जाती है तब। और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी अगर बनाई है, वो का ड्यूरेशन एंड होता है जब स्पेसिफिक एक्ट खत्म हो जाता है तब। फिर इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने साफ यही लिखा है, अगर आप चाहते हो कि पावर ऑफ अटर्नी एक पर्टिकुलर पीरियड तक चलती रहे, कंटिन्यू रहे, तो एक्सप्रेस प्रोविज़न या एक्सप्रेसली आपको बताना पड़ेगा कि पावर ऑफ अटर्नी इस टाइम तक, यानी एक्सप्रेस प्रोविज़न डाल देना अपने क्लोज में कि ये पावर ऑफ अटर्नी इतने टाइम तक चलेगी या स्पेसिफिक एक्ट तक काम चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। फिर स्टैम्प ड्यूटी, जो अब स्टैम्प ड्यूटी क्या है? पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ती है, हाँ जी देनी पड़ती है, कंपलसरी है। और जो ड्यूटीज़ है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट में। अगर एक स्टेट में एग्जीक्यूट करी और आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी और उसको आप इन्फोर्स कर रहे हो दूसरे स्टेट में जाकर, वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है तो आपको देनी पड़ेगी उस पर, उस पावर ऑफ अटर्नी पर एक्ट करने से पहले। बट एक केस है प्रॉक्सी वाला, प्रॉक्सी के केस में ना यूनिफॉर्मिटी है, वो वेरी नहीं करता, पूरी इंडिया में 30 पैसे ही लगती है। अगर फॉरेन में कोई पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की गई है, जैसे वो इंडिया में आएगी, विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो उस केस में उसको अनस्टैम्प माना जाएगा और उसके आप एनफोर्स भी नहीं कर सकते। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। वैसे तो जनरली देखा जाए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, बट कुछ एक्सेप्शन है जब रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है पावर ऑफ अटर्नी का। कैसे? अगर एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की गई कि आपको रेंट रिकवर करना है, और वो जो रेंट मिल रहा है, जिसका रेंट यानी बेनिफिट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? डोनी को मिलेगा, यानी डोनी के इंटरेस्ट में करेगा। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी की बात हो रही है, उस केस में हो गया। और अगर कोई ऐसा आपने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की गई की है
जिसमें चार्ज क्रिएट हो रहा है और किसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है, डोनी के फेवर में, यानी इंटरेस्ट की बात हो रही है, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है, चलो जी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नहीं, अगर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखे हैं ना, वो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, वो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, तब करवाना है, वरना नहीं करवाना, इसमें ये लिखा। फिर आता है लेटर ऑफ अथॉरिटी। लेटर ऑफ अथॉरिटी एक तरह की पावर ऑफ अटर्नी होती है। पावर ऑफ अटर्नी जो आप स्टैम्प पेपर पे बनाते हो, मगर ये प्लेन पेपर पे बन जाती है। और इसके साथ साथ ये जो लेटर ऑफ अथॉरिटी जो बनाई जाती है, किस पर्पज़ के लिए, डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, इस छोटे मोटे पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। और जितने भी लॉ जो होते हैं ना, जो पावर ऑफ अटर्नी पे लगा रहे हो ना, वही लॉ इस लेटर ऑफ अथॉरिटी पे लगते हैं। फिर आता है फॉर्म ऑफ डीड ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। जो पावर ऑफ अटर्नी को किस तरीके से आप ड्राफ्ट करोगे, एक प्रोफॉर्मा बताता है। एक डीड पोल की तरह ही है, ये सिंगल पार्टी जैसा ही है। इसमें क्या है, आप स्टार्ट करोगे नो ऑल मैन बाय दिस प्रेजेंट डैट, या फिर आप लिखोगे बाय दिस पावर ऑफ अटर्नी डैट। ये लिख के आप सीधा ना क्या करोगे, किस पर्सन को आप डोनी बना रहे हो, किसको ऑथराइज कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो आपके बिहाफ पे काम करने, उसके बारे में बता देना विदाउट रिसाइटल ऐड। अगर रिसाइटल ऐड करना जरूरी है तो सीधा कहना नो ऑल मैन बाय दिस प्रेजेंट डैट या बाय दिस पावर ऑफ अटर्नी लिख के, फिर डैट वेयर है, इसके बाद आप रिसाइटल ऐड करना। उसके बाद आप अपॉइंटेड वाला वर्ड लिखने हैं, वो लिख देना नाउ आई सेड ए बी हियर बाय अपॉइंट। फिर इसको एज ए डीड भी हम ड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे डीड में हम लिखते हैं ना, जैसे कि ये सेल एग्रीमेंट की होती है, आप ऊपर लिख देते हैं सेल एग्रीमेंट, ऐसे लिख देते हैं, सेल एग्रीमेंट लिख देते हैं। फिर उसको ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो, जैसे दिस पावर ऑफ अटर्नी हेडिंग डाल दोगे आप, फिर उसके बाद रिसाइटल ऐड कर दोगे। फिर उसके बाद जो ऑपरेटिव पार्ट अपना नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज लिखते हैं, यहाँ पे लिखना नाउ दिस डीड विटनेसेस डैट आई अपॉइंट। किसको अपॉइंट कर रहे हो, किसको आप डोनी बना रहे हो, उसके बारे में डिटेल लिख देना। फिर आता है अटेस्टेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। क्या पावर ऑफ अटर्नी को अटैच करना जरूरी है? नहीं जी, कोई जरूरी नहीं है जनरल केस में, बस एडवाइस की जाती है। आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करो ना, किसके सामने कर लो, आप नोटरी ऑफ पब्लिक के, कोर्ट ऑफ जज की, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके कर लो। ये कहा जाता है अगर आप एक ऐसी पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें आप एक एजेंट को ऑथराइज कर रहे हो कि मेरे बिहाफ पर जाकर तू रजिस्ट्रेशन करवा ले, उस केस में आपको क्या ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप एक काम करो, जो ये पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करो, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के सामने करो। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता वहाँ पर, तब उस केस में आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ और नोटरी ऑफ पब्लिक के पास चले जाओ, कोर्ट के पास, जज और मजिस्ट्रेट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अटर्नी बाय कंपनी। इसमें क्या बताया गया कि कंपनी कैसे पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करती है। हमें पता है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको वो खुद तो काम करेगी नहीं, उसको पर्सन चाहिए, यानी एजेंट चाहिए जो उसके बिहाफ पर काम करे। अब वो एजेंट किस तरीके से काम करे, उसको कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई ना कोई पावर चाहिए। वो किस तरीके से इजाज़त के, वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकता है कि तो रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा, या पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करके उसको पावर दी जा सकती है। अब इसमें ये कहा कि कंपनी ना राइटिंग में या कॉमन सील लगा कर, अगर उधर है कॉमन सील है तो कॉमन से वो एम्पावर करेगा पर्सन को किसी जनरल एक्ट के लिए या स्पेसिफिक एक्ट के लिए, कि और ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके कोई भी डीड उसके बिहाफ पर। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, आप इंटरप्रेट कैसे करोगे पावर ऑफ अटर्नी को, इंटरप्रिटेशन की बात करी गई है। उसमें हमने बताया जो पावर ऑफ अटर्नी का ना जो ऑपरेटिव पार्ट होता है ना, वो रिसाइटल कंट्रोल करता है। फिर उसके सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि अगर हमने अथॉरिटी दी किसी पर्सन को एक जनरल एक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्ट, जनरल नहीं एक स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए, और जनरल वर्ड लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ना हाँ भाई उस हमारा मेन पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है ना यहाँ पर उस काम को करने का है। अगर उस काम को करने के लिए जो इस पावर ऑफ अटर्नी में लिखे हुए भी काम नहीं है ना, वो भी करने पड़े तो करो। यही लिखा होगा है कि अगर द अथॉरिटी इज गिवन टू डू अ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए और फॉलोड बाय द जनरल वर्ड, और जनरल वर्ड दिया गया तो जनरल वर्ड रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे व्हाट इज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द, जो उस काम को करने के लिए जरूरी काम करने पड़ रहे हैं तो करो, इसका मतलब ये है। और जनरल वर्ड डज नॉट कन्फर द जनरल पावर, ये जनरल वर्ड जो है जनरल पावर नहीं देते, ये एक तरह की स्पेशल पावर ही दे देता है, इन स्पेसिफिक एक्ट दे दिया, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं एक तरह के।
और ये जो पावर ऑफ अटर्नी होती है ना, वो सारे इंसिडेंटल पावर, वो सारी इंसिडेंटल पावर इंक्लूड करता है जो ज़रूरी हैं, जो पावर ऑफ अटर्नी के ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायर परचेज डीड। जो हायर परचेज डीड के बारे में बताएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर होता है ना, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, जिसको गवर्न किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं जो हायर परचेज एग्रीमेंट में होने चाहिए। पहला क्या है, वो राइटिंग में होना चाहिए और जितनी भी पार्टीज होंगी उनके द्वारा साइन होना चाहिए। अगर ये राइटिंग में और साइन नहीं है तो उस केस में ये जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अगर जो हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट जो बना रहे हैं वो क्या एसोसिएट है एक गारंटी से, तो उस केस में हमें साइन श्योरिटी वाले के पर्सन के भी चाहिए, जो श्योरिटी दे रहा है उसके भी चाहिए। अगर वो साइन नहीं करता उस केस में क्या अवॉइडेबल है, किसके ऑप्शन में, एट द ऑप्शन ऑफ द ओनर के। फिर आता है एसेंशियल ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। कौन से एसेंशियल टर्म्स, कौन से क्लोजेज ऐड करने जरूरी है एक हायर परचेज एग्रीमेंट में। सबसे पहला पॉइंट में हमने लिखा कि एक तो क्लोज ये होना चाहिए कि ओनर एग्री कर रहा है कि रेंट पे देने के लिए तो हायरर है जो उसको पर्टिकुलर थिंग्स को ले रहा है, गुड्स को ले रहा है, वो एग्री कर रहा है इस बात को हायर करने के लिए। और फिर सेकंड क्लोज में हमने लिखा कि जो हायरर के पास राइट होना चाहिए कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं हायर परचेज एग्रीमेंट का, उसको डिटरमाइन कर सकता है और गुड्स को रिटर्न कर सकता है। और इसके साथ साथ उसके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए कि वो इस गुड्स को एक नॉमिनल फीस पे करके उसको लास्ट में सारी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करके हाँ भी रख सकता है। फिर है मिनिमम पेमेंट क्लोज। एक मिनिमम पेमेंट क्लोज भी आप ऐड कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें साफ साफ ये होता है कि हायरर ना चाहे कोई भी डिटरमाइन करे, यानी कोई भी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करे, चाहे वो हायरर कर रहा है चाहे ओनर कर रहा है, इसमें क्या करेगा हायरर, क्या करेगा लाइबल होगा कितना 50% ऑफ टोटल प्राइस का, 50% ऑफ टोटल प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट। जितने उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और 50% उसके अमाउंट निकाल लेना, इतना तो उसको एटलीस्ट पे करना ही पड़ेगा, तभी डिटरमाइन होएगा ये एग्रीमेंट, यानी टर्मिनेट होगा। स्टैम्प ड्यूटी, भाई स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इस एग्रीमेंट पे, बट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। फिर आता है टाइप्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। कितने तरह के हायर परचेज एग्रीमेंट, दो तरह के होते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट है ना, वो ये होता है जो फाइनेंस सेंट्रिक होता है, और ये होता है कस्टमर सेंट्रिक होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इस चीज़ को ना एक स्टोरी समझ लो या एग्जांपल से समझ लो। अब इस केस में क्या होता है, ए पर्सन है कोई, उसके पास फॉर एग्जांपल उसने फ़ोन लेना है, वो फ़ोन है 20,000 का, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, मगर उसके पास है 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ है। अब ये क्या दे रहा है, एक तरह की डाउन पेमेंट कर देता है, और जो अब ओनर है एक फाइनेंसर है और ये कस्टमर है। अब क्या करेगा, जो 18,000 रुपीज़ है ये फाइनेंसर पे कर देगा इसको, और जो ये ओनर है वो क्या करेगा, इसको जो फ़ोन है इसको दे देगा फाइनेंसर के नाम पर, और फाइनेंसर क्या करेगा, ये फ़ोन इसको दे देगा। और अब क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट भी कर लेगा, हायर परचेज एग्रीमेंट भी कर लिया। अब ये तो फ्री हो गया, इसको पेमेंट आ गई, इसका रोल ख़त्म हो गया। अब जो भी काम हो रहा है अब इन दोनों के बीच में होएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ना, जो पोजेशन जा रहा है गुड्स का वो कस्टमर के पास जा रहा है, मगर ओनरशिप किसके पास है, फाइनेंसर के पास है। जैसे ही सारी की सारी पेमेंट कर दी जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, अगर कस्टमर चाहे तो एक नॉमिनल फीस भर के उस गुड्स को, उस फ़ोन को अपने पास भी रख सकता है। तो यही है पहला हमारा टाइप जो फाइनेंशियल सेंट्रिक है। वही लिखा है, अगर कोई डीलर है वो ये नहीं चाहता कि वो परस्यू नहीं करना चाहता, देखना नहीं चाहता कि पैसे आ रहा है नहीं आ रहा, वो कहता है जी आज की आज मेरे पेमेंट कर दो, इसलिए एक तरह का तो फाइनेंसर रिकवर करेगा पैसा इससे अपने कस्टमर से। तो इसमें क्या गुड्स क्या है जो खरीदे जाते हैं फाइनेंसर के द्वारा खरीदे जाते हैं, किससे, ओनर या डीलर से, और एक एग्रीमेंट अरेंज किया जाता है किसके बीच में, कस्टमर और फाइनेंसर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें कस्टमर के पास क्या होता है, वो ऑप्शन होता है, ओनर बनने का ऑप्शन होता है, जब वो क्या सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दे और ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले कि हाँ भी मेरे को एक ये गुड्स मैं अपने पास ही रखूँगा एक नॉमिनल फीस भी करके। फिर ये है हमारा कस्टमर सेंट्रिक। इस केस में क्या है, हमारे जो फर्स्ट केस में था कुछ ना कुछ पेमेंट थी, बट इस केस में क्या है, कस्टमर के पास कोई पेमेंट नहीं है, उसने लेना कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी मशीन लेनी है, मान लो 1 लाख रुपीज़ की मशीन है, कोई 1 लाख रुपीज़ की मशीन है। अभी इसमें क्या करेगा, कस्टमर डायरेक्ट जाएगा ओनर के पास और ओनर से क्या करेगा,
ये चीज़ें, ये गुड्स खरीद लेगा और फाइनेंसर क्या करेगा, इसको कंप्लीट पेमेंट दे देगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, जो कस्टमर है हमारा, उसके पास पोजेशन भी आ गया प्लस ओनरशिप भी है उस गुड्स की। हमारे फर्स्ट केस में क्या था, पोजेशन था बट ओनरशिप नहीं थी, ओनरशिप फाइनेंसर के पास थी। अब इसको सिक्योर करने के लिए, इस हायर परचेज एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए फाइनेंसर के पास एक ही राइट होता है, राइट टू सीज। अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो उसके पास राइट है उस गुड्स को सीज करने का। देखते हैं इसमें क्या है। अब जो कस्टमर है डायरेक्टली परचेज कर लेता है गुड्स और एक एग्रीमेंट करता है किसके, फाइनेंसर के साथ, जिसमें कस्टमर की लाइबिलिटी होती है रिम्बर्स करने की, जितनी भी उसने फाइनेंसर ने पे करी है उसके बिहाफ पर डीलर को या फिर ओनर को। और ये हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है अलाउ करता है, एक राइट देता है किसको, फाइनेंसर को देता है कि आप गुड्स को सीज कर सकते हो। किस केस में सीज करते हो, अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशन को डिफॉल्ट करता है कस्टमर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली सेटलमेंट डीड। एक तरह का ये है ना एग्रीमेंट होता है जो सेम फैमिली मेम्बर के बीच में बनता है, जिसका मकसद जो होता है, इंटेंशन जो होती है वो जनरली क्या होती है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर की तरफ बेनिफिट देना है, कोई रिजोल्व करना है, डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है उसके लिए, और ताकि हम एक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सकें या पीस और सिक्योरिटी बनाए रखें हम फैमिली के बीच में। सुप्रीम कोर्ट इस फैमिली अरेंजमेंट को के बारे में क्या कहता है कि जी फैमिली अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इक्विटेबली डिवाइडेड करना वेरियस कंटेंडर कौन से, जो हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के, उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसका जितना हक बनता है उतना उतना उसको देना। ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन के पास, सिंगल हैंड के पास या कुछ पर्सन के पास ही वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चली जाए। फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट साफ सी है, हमने जो अब ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, हार्मोनी लेके आना, पीस सिक्योरिटी होना, रिजोल्व करना डिस्प्यूट, इस टाइप के ही हैं। हमने कहा कि प्रोटेक्ट करना फैमिली को ताकि कोई भी लिटिगेशन से बचा जा सके या फिर कोई भी ऐसा एंडलेस कन्फ्लिक्ट से बचाया जा सके। अगर ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उससे क्या बैड ब्लड बनेगा, बीच में लड़ाई और हेट फैलेगा, उस चीज़ से बचाने के लिए ये है। फिर एसेंशियल ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये कैले वी डाइट डायरेक्टर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, उसने ऐसे कुछ एसेंशियल पैरामीटर्स बनाए थे, एसेंशियल जो कि फैमिली सेटलमेंट डीड के अंदर होने ही चाहिए। कैसे, कौन कौन से है कि ये बोनाफाइड होना चाहिए, यानी क्या गुड फेथ में बनना चाहिए फैमिली सेटलमेंट, जिसका कंप्लीट जो इंटेंशन है वो क्या, रिजोल्व करना होना चाहिए फैमिली डिस्प्यूट्स को, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिवीजन होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ का, और ये वॉलेंट्री होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि इंड्यूस किया जा रहा है कोई फ्रॉड से, कॉर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। और अगर ये फैमिली सेटलमेंट डीड जो बन रही है अगर ओरल है तो रजिस्ट्रेशन ना करवाना, अगर वो राइटिंग में है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। फिर जो फैमिली अरेंजमेंट है ना बनेगा ना, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है इस एग्रीमेंट में उन पर। अब ये क्या है जो इसके अंदर है, इस पॉइंट के अंदर क्या बताएगा, इस एग्रीमेंट की ना जो पार्टी बनेगी ना वो फैमिली मेम्बर होनी चाहिए। बट एक्सेप्शन दे दी, क्या एक्सेप्शन दे दी, अगर बाहर का पर्सन भी पार्टी बन सकता है। किस केस में, अगर कोई फैमिली मेम्बर का राइट है और वो क्या करता है अपना राइट उस बाहर वाले पर्सन को दे देता है, उस केस में बाहर वाला पर्सन भी इस एग्रीमेंट में पार्टी बन सकता है। फिर उसके बाद है फैमिली अरेंजमेंट व्हेन एनफोर्सेबल, कोर्ट में जाके तो हमने कहा कि अगर कोई फैमिली अरेंजमेंट डीड बेनिफिट ऑफ द फैमिली के लिए बनाई गई है और उसके अकॉर्डिंग काम भी किया गया, एक्टेड अपॉन भी हुआ है, तो उस केस में आप कोर्ट में जाकर उसको एनफोर्स कर सकते हो। थैंक यू।